बहुत पुराने जमाने की बात है। फारस नाम के देश में एक बादशाह राज करता था। बादशाह बहुत ही नेक और दयालु इंसान था। ना वो किसी पर कोई जुल्म करता और ना ही किसी पर कोई जुल्म होने देता। इसीलिए उसके राज्य में चारों ओर शांति थी। बादशाह इतना दयालु था कि इंसान तो इंसान, वो जानवरों पर भी कोई अत्याचार नहीं होने देता था। एक बार की बात है, बरसात का सुहाना मौसम था। बादशाह अपने मंत्रियों और नौकरों के साथ सैर के लिए निकल पड़ा। जंगल के नजदीक बादशाह ने अपना डेरा जमा लिया। बादशाह के मनोरंजन के लिए वहां पर तरह तरह के खेल तमाशे दिखाए गए। अलग अलग तरह के पकवान बन रहे थे। जब खाना खाने का समय हुआ तो शाही दस्तरखान बिछाया गया। बादशाह ने देखा कि सामने एक बड़े से पत्थर पर एक बड़ा सा बंदर बैठा हुआ था। खामोशी से वो सब कुछ देख रहा था। उसने बंदरों वाली कोई हरकत नहीं की, ना ही खाने की कोई चीज उठाकर भागा और ना ही किसी को परेशान किया। बादशाह ने अपने नौकरों से कहा, थोड़ा खाना और फल इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने कुछ फल और रोटी बंदर के सामने रख दी। बंदर पत्थर से नीचे उतरा और एक ठीकरी लेकर कोयले से उस पर कुछ लिखने लगा। फिर उसने वो ठीकरी बादशाह को दे दी। बादशाह खुद भी ये तमाशा देख रहा था। ठीकरी पर लिखा था, मैं ऐसे खाना नहीं खाऊंगा। जैसा दस्तरखान बादशाह सलामत के लिए लगाया गया है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए, तभी मैं खाना खाऊंगा। बादशाह को बड़ी हैरानी हुई कि एक बंदर ना सिर्फ पढ़ लिख सकता है बल्कि इंसानों की बातें भी समझ सकता है। बादशाह को उस बंदर में दिलचस्पी पैदा होने लगी। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि बंदर के लिए भी शाही दस्तरखान लगाया जाए। बादशाह का हुक्म पूरा किया गया। तब बंदर पत्थर से नीचे उतरकर आया और दस्तरखान पर बैठकर बड़े ही सलीके से खाना खाने लगा। बादशाह बड़ी ही हैरानी से ये सब देखता रहा। इसके बाद घने बादल छाने लगे। तब नौकरों ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा और बादशाह ने कहा कि एक टाट का टुकड़ा इस बंदर के पास भी रख दो, कहीं ये भीग ना जाए। लगता है किसी का पालतू बंदर है ये। नौकर टाट लेकर उस बंदर के पास पहुंचे तो झट से बंदर ने ठीकरी पर कुछ लिखा और नौकर को पकड़ा दिया। नौकर बादशाह के पास गया। ठीकरी पर लिखा था, जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है, ऐसा ही मेरे लिए लगाया जाए। बादशाह को इस बात में बड़ी ही दिलचस्पी होने लगी। बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा ही शाही खेमा बंदर के लिए भी लगाया जाए। जब शाही खेमा तैयार हो गया तो बंदर उसके अंदर चला गया। इसके बाद बादशाह जितने दिन तक वहां पर रुका, बंदर हर बात में बादशाह की बराबरी करता। जिस दिन बादशाह वापस महल में जाने के लिए रवाना होने वाला था तो उसने नौकरों से कहा कि इस बंदर से पूछकर आओ कि ये हमारे साथ चलेगा। बंदर ने फिर से ठीकरी पर लिखा कि जैसा हाथी बादशाह की सवारी में है, वैसा ही हाथी मेरे लिए तैयार करवाया जाए। बादशाह ने सोचा कि इस बंदर को साथ रखना चाहिए। ऐसा मजेदार जानवर कहाँ मिलेगा, और साथ ही साथ समझदार और पढ़ा लिखा बंदर मिलना तो असंभव है। बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारी सवारी जैसा हाथी तैयार किया जाए और इस बंदर को भी हमारे साथ महल में ले चलो। बंदर बड़ी ही शानो शौकत के साथ महल में पहुंच गया। तब बादशाह ने अपने नौकरों से कहा कि महल के बाहर जो नौकरों के घर हैं उनमें इस बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज और कलम दे दिया गया था तो उसने कागज पर लिखा, मैं वहां पर नहीं रहूंगा। जैसा महल बादशाह का है ऐसा ही महल मेरे लिए तैयार करवाया जाए तो ही मैं उसमें रहूंगा, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। बादशाह का एक महल और भी था जहां वो गर्मियों के मौसम में रहा करता था। उस महल को बंदर के लिए तैयार करवा दिया गया और बंदर उसमें रहने लगा। नौकरों को ये बात बड़ी ही बुरी लगती थी कि उन्हें एक बंदर की खातिरदारी करनी पड़ती है। साथ ही साथ बादशाह की पत्नी को भी ये बंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बंदर से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करती थी। वो बराबर बादशाह से कहती कि आप इस बंदर को कहाँ से ले आए, यह तो मनहूस है, इसे वापस जंगल में छोड़ आइए। परंतु बादशाह अपनी पत्नी की बातों को टाल दिया करता था।
उधर ये बंदर अब दरबार में आकर बैठना शुरू कर देता है। बादशाह के पास जितने भी फरियादी फरियाद लेकर आते थे, बंदर उनकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता। अगर बादशाह कोई गलत फैसला देने वाला होता तो झट से उसके हाथ से कागज और कलम लेकर फाड़ देता और सही फैसला लिखकर उनके सामने रख देता। शुरू शुरू में तो बादशाह को बड़ा ही गुस्सा आया, परंतु फिर उसने महसूस किया कि बंदर की वजह से वह बहुत से गलत फैसले लेने से बच गया है और कई निर्दोष लोगों को सजा नहीं भुगतनी पड़ी और दोषियों को सजा मिल गई है। और भी कई तरह के फैसले करने में बंदर ने उसकी सहायता की, जो बादशाह और उसके राज्य के लिए बड़े ही फायदेमंद थे। धीरे धीरे बादशाह अपने सभी फैसले लेने से पहले बंदर को लिख कर दिखाने लगा। बादशाह के मंत्री और दरबारी भी अब उस पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन रानी की दुश्मनी बंदर से कम ना हुई। वो लगातार बादशाह से कहती रही कि इस बंदर को उठवाकर फिकवा दीजिए या जंगल में छोड़कर आइए। देखना एक दिन यह आपके सारे राज्य पर कब्जा कर लेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। ये आपको हटाकर खुद राजगद्दी पर बैठ जाएगा। बादशाह ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अब ये संभव नहीं है। आप देख रही हैं कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। मैं इसे जंगल में नहीं छोड़ सकता, बल्कि ये तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। हमारे राज्य को भी इसकी वजह से कई फायदे हुए हैं। बादशाह की एक सुंदर बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। वो महल के दूसरे हिस्से में रहती थी। बंदर के चर्चे उसने भी सुने और उसे बंदर को देखने की इच्छा हुई। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल की ओर जा रहा था। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां पर खड़ी उसे देखने लगी। बंदर ने राजकुमारी को देखा तो रुक गया और उसे घूरने लगा। राजकुमारी बंदर से डरकर महल में भाग गई। उस दिन से बंदर अक्सर राजकुमारी को देखने लगा। कई बार वह छुपते छुपाते राजकुमारी के कमरे में आ जाता। राजकुमारी को उसे देखकर बुखार चढ़ने लगा। तब कई दिनों तक बंदर वहां पर नहीं आया। जब राजकुमारी ठीक हो गई तो बंदर ने फिर से वहां पर आना शुरू कर दिया। एक दिन बंदर ने कागज पर कुछ लिखकर राजकुमारी को दिया। उस पर लिखा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। राजकुमारी हैरान थी, परंतु वह जानती थी कि यह सभ्य और समझदार बंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसका डरना भी स्वाभाविक ही था। धीरे धीरे राजकुमारी का डर खत्म हो गया। उसे उस बंदर से हमदर्दी सी होने लगी। वो सोचती थी, बेचारा कितना शांत, सभ्य और पढ़ा लिखा है। मेरे पिता को इसने कई खतरों से बचाया है। हम पर इसके कई उपकार हैं और अब अगर ईश्वर ने इसे बंदर की शक्ल दी है तो इसमें इसका क्या दोष है। अब राजकुमारी उस बंदर से डरती नहीं थी। बंदर थोड़ी देर उसके कमरे में रहता और उसे देखता, फिर चला जाता। होते होते ये बात रानी के कानों तक पहुंची। उसने सारा महल सर पर उठा लिया। बंदर को बुरा भला कहने लगी और गालियां देने लगी। वह बादशाह के सामने जाकर रोने लगी और कहने लगी कि देखिए, अब तो हद हो गई है। आपका चहेता बंदर आपकी लाडली बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। या तो उसे निकलवा दीजिए, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। बादशाह ने तुरंत राजकुमारी को बुलवाया और पूछा, क्या वो बंदर तुम्हें तंग करता है? राजकुमारी ने सच सच सारी बात बता दी और कहा, पिताजी, पहले तो मुझे सच में उससे बहुत ही डर लगता था, परंतु अब नहीं लगता। मुझे तो उस बंदर से बड़ी ही हमदर्दी हो गई है कि पता नहीं वो कौन है और उस पर क्या मुसीबत पड़ी है। बादशाह को विश्वास हो गया कि राजकुमारी की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये बात पसंद नहीं आई कि कोई बंदर इस तरह से राजकुमारी के कमरे में आए जाए। उन्होंने बंदर से बात करने का फैसला किया। अगले दिन वो बंदर के महल में पहुंचा। बंदर बगीचे में टहल रहा था। बादशाह ने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो और क्या चाहते हो, लेकिन
मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है और तुम्हें अपने बराबर का दर्जा भी दिया है, जो शायद कोई दूसरा बादशाह कभी नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया है। ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाऊं, तुम अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ। बंदर झट से महल में गया, एक कागज और कलम उठा लाया और उस पर लिखा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसे हमेशा खुश रखूंगा। ये पढ़कर बादशाह हक्का बक्का रह गया। अपनी फूल सी बेटी की शादी वो इस बंदर से कभी नहीं कर सकता। उसने साफ साफ कह दिया कि मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। बंदर ने बादशाह की कमर से तलवार निकाली और बादशाह पर ही तान दी और दूसरे हाथ से लिखा, अगर आपके जीते जी ये संभव नहीं है तो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मारकर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आपने मुझे अपने महल में रखा, इसके लिए मैं आपका एहसानमंद हूँ। इसीलिए मैं आपके खून से हाथ नहीं रंगना चाहता था। बादशाह को अपनी मौत सामने नजर आई तो वो बोला कि मैं सोचकर जवाब दूंगा। बंदर ने लिखा, जो कुछ भी हो मगर जवाब हाँ में होना चाहिए। बादशाह बेचारा महल में वापस आ गया। वो बहुत ही परेशान था। एक तरफ उसकी बेटी थी और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी। उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। वो जानता था कि वो महल सिर पर उठा लेगी, कहेगी कि तुम उसे लाए ही क्यों थे। सुबह हुई तो वो फैसला कर चुका था कि वो कभी भी अपनी बेटी की शादी उस बंदर से नहीं करेगा, चाहे उसकी खुद की जान ही क्यों ना चली जाए। वो कुछ नसीहतें देने के लिए बेटी के पास गया कि अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो बेटी को क्या करना है, राज्य को कैसे संभालना है, कौन कौन वफादार लोग उसकी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भगवान करे आप 100 साल जिएं। बादशाह ने राजकुमारी को समझाया और बोला कि बेटी, वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो तुम्हारी शादी उससे कर दूं या वो मुझे जान से मार डालेगा। वो बहुत ही चालाक और चालबाज है। मैं आज उसे इनकार कर दूंगा तो हो सकता है कि वो मुझे उसी वक्त मार डाले। तुम अपनी माँ के साथ गुप्त तहखाने में छिप जाना और उस समय तक बाहर ना आना जब तक कि वो बंदर मायूस होकर यहाँ से चला ना जाए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी आपकी जान इतनी सस्ती और फालतू नहीं है। आप सिर्फ मेरे पिता ही नहीं बल्कि इस पूरे राज्य के बादशाह हैं। आपकी प्रजा को कौन देखेगा। आप जाकर बंदर से रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। अगर मेरे भाग्य में वो बंदर ही लिखा है तो आपके जान देने के बाद भी ये होकर रहेगा। बादशाह मान गया। हालांकि उसका दिल रो रहा था लेकिन मजबूर था बेचारा। उसने जाकर बंदर को रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बंदर ने लिखा कि आप शादी की तैयारी कीजिए। रानी के कानों में जब ये बात पहुंची तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। बहुत रोई धोई आत्महत्या करने की धमकियां दी लेकिन कोई फायदा ना हुआ और होनी तो होकर रही। शादी वाले दिन बादशाह ने अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया। शादी हो गई। राजकुमारी विदा होकर बंदर के महल में पहुंच गई। तब उसकी माँ को खोला गया। वो बहुत रोई पीटी परंतु अब क्या हो सकता था। अगले दिन जब राजकुमारी महल में आई तो राजकुमारी बड़ी ही खुश थी। सब लोग हैरान थे। उसकी माँ ने उसे गले लगाकर रोना चाहा परंतु बेटी ने कहा, माँ अब इन सब से कुछ हासिल नहीं होगा। जो मेरी किस्मत में हो गया वो हो गया। अब मैं खुश हूँ। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, तुम उस बंदर के साथ खुश हो? हाँ मैं खुश हूँ। अब आप लोग ये रोना धोना बंद कर दीजिए। राजकुमारी दिन में बादशाह के महल में रहती और रात को बंदर के महल में चली जाती। खुशी राजकुमारी के चेहरे पर साफ झलकती थी। बेटी को खुश देखकर बादशाह भी निश्चिंत हो गया लेकिन उसकी पत्नी को ये बात हजम नहीं हो रही थी। एक दिन रानी ने छानबीन करने की ठान ली। रात को अंधेरे में
छिपते छिपाते वो बंदर के महल में चली गई। आमतौर पर बंदर अपने महल का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था, परंतु आज ना जाने वह दरवाजा कैसे खुला रह गया। माँ चुपके से अंदर घुस गई। एक कमरे से राजकुमारी के हंसने बोलने की आवाज आ रही थी, साथ ही किसी पुरुष की आवाज भी आ रही थी। माँ ने छिपकर खिड़की में झांक कर देखा कि अंदर राजकुमारी के साथ एक बड़ा ही सुंदर राजकुमार जैसा लड़का बैठा हुआ था। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। माँ ने दिल में सोचा कि अच्छा ये बात है, तभी तो मैं कहूँ मेरी बेटी इतनी खुश क्यों है। माँ जाने को पलटी तो देखा एक तरफ एक बंदर की खाल दिखाई दी। माँ ने सोचा जब इतना खूबसूरत जवान युवक है तो ये मोटी बंदर की खाल क्यों पहने रखता है। अगर मैं इसको जला दूं तो दोबारा ये बंदर नहीं बन सकेगा। ये सोचकर वो बंदर की खाल उठाकर महल में ले आई और उसे आग लगा दी। उधर खाल में आग लगी और इधर वो युवक जलने लगा। बचाओ बचाओ कहता हुआ वह उठकर भागा और गायब हो गया। हैरान परेशान राजकुमारी मदद के लिए अपने पिता के महल में पहुंची तो देखा कि खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई और देखा कि ये हरकत उसकी माँ ने की थी। वह बोली, हाय माँ, ये आपने क्या किया, मेरा सुहाग उजाड़ दिया। क्या दुश्मनी थी आपकी मुझसे। माँ बोली, अरे मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा था कि ना ये मोटी खाल रहेगी और ना ही तुम्हारा पति इसे पहनेगा। राजकुमारी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बोली, माँ आपसे कहा था कि आप मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दीजिए। माँ को सदमा लगा कि उसने खुद अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया। बादशाह को जब पता लगा तो उन्होंने दूर दूर तक घोड़े दौड़ाए, अपने आदमियों को भेजा, परंतु उस बंदर युवक का कहीं भी कुछ ना पता चला। सारी कोशिशें नाकाम रहीं। राजकुमारी की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। वो ना खाती थी, ना पीती थी, ना हंसती और ना बोलती थी। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए। फिर एक दिन राजकुमारी ने साध्वी जैसे कपड़े पहने और उस बंदर युवक का पता लगाने के लिए निकल पड़ी। वह जंगल जंगल नगर नगर भटकती फिरती थी। एक रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उस पेड़ पर एक तोतों का जोड़ा बैठा हुआ बातें कर रहा था। तोते ने कहा कि आज मैं बहुत ही दुखी हूँ। तोती बोली, ऐसा क्यों है। तोते ने कहा, यहाँ से पूर्व दिशा में जो राज्य है वहाँ के बादशाह का बेटा बुरी तरह से जल गया है। उसके पूरे शरीर पर छाले पड़े हुए हैं। ना वह सोता है ना जागता है। सारे वैद्य हकीम हार गए। किसी ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की थी। उसकी जान तो बच गई, लेकिन सारा बदन जल गया। नीचे बैठी राजकुमारी समझ गई कि ये उसी के पति की बात कर रहे हैं। तोती ने कहा, क्या हमारे राजकुमार के इस दुख का कोई इलाज नहीं है। तोता बोला, एक उपाय है। अगर कोई इस पेड़ की छाल को ले जाए और उसे चंदन के साथ कूटकर उसका लेप बनाकर 40 दिन तक राजकुमार के बदन पर लगाए तो राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परंतु ये करेगा कौन। सुबह होते ही तोता तोती तो उड़ गए। राजकुमारी ने उस पेड़ की छाल इकट्ठी की और नकली दाढ़ी मूछ लगाकर एक हकीम का भेष बना लिया और पूर्व दिशा में उस राज्य की ओर चल पड़ी। वहां जाकर उसे पता चला कि वहां का राजकुमार बुरी तरह से जला हुआ है और उसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। वैद्य के रूप में राजकुमारी सीधा वहां के बादशाह के महल में गई और कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, जहाँ सारे वैद्य हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए तो तुम क्या कर लोगे। उसने कहा, यदि मैं 40 दिनों में राजकुमार को ठीक ना कर पाया तो आप जो चाहे सजा मुझे दें। बस आप मुझे 40 दिन तक राजकुमार के साथ वाला कमरा दिलवा दीजिए। बादशाह उसकी बात मान गया। वैद्य बनी हुई राजकुमारी उस युवक के कमरे में गई। वो बेसुध पड़ा हुआ था। राजकुमारी ने लेप बनाकर उसके शरीर के जख्मों पर लगाया। उस रात पहली बार राजकुमार को नींद आ गई। उसे काफी ठंडक महसूस हुई। अब रोज वैद्य बनी हुई राजकुमारी
उसे दिन में 2 बार लेप लगाती। 10 ही दिनों में राजकुमार की हालत सुधरने लगी थी। बादशाह ये देखकर बहुत ही खुश हुआ। 30 दिन होते होते राजकुमार काफी ज्यादा स्वस्थ हो चुका था। वो अब सबसे बात करता, खाता पीता और सोता, परंतु वो वैद्य के रूप में राजकुमारी को ना पहचान सका। बादशाह ने वैद्य को बहुत बड़ा इनाम देने की तैयारी कर ली, परंतु 40वें दिन रात के समय राजकुमार को लेप लगाकर वो राजकुमारी चुपचाप महल से चली गई। किसी को कुछ भी खबर ना लगी कि वो कहाँ गई। बादशाह भी सोचने लगा कि मैं तो उस वैद्य को बड़ा इनाम देने वाला था, परंतु वो कहाँ गायब हो गया। फिर उन सब ने सोचा कि वो शायद ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत ही था जो राजकुमार को ठीक करके चला गया। वैद्य के रूप में राजकुमारी ने जाने से पहले राजकुमार से उसकी अंगूठी इनाम के तौर पर ले ली थी। बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद राजकुमार को अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। वो जानता था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी सास थी, परंतु उसने ये बात किसी को नहीं बताई। एक दिन वो अपने पिता से शिकार करने के लिए आज्ञा लेकर महल से निकल पड़ा और सीधा अपने ससुराल जा पहुंचा। उसने राजसी वस्त्र पहन रखे थे। महल में पहुंचा तो नौकरों ने उसे बिठाया और बादशाह को खबर की। बादशाह उससे मिला और पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ के राजकुमार हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। आप भले ही मुझे ना पहचान सके, परंतु मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मैं वही बंदर हूँ जिसको आपने अपने बराबर का दर्जा दिया था और अपनी बेटी की शादी मुझसे की थी। बादशाह हैरान था और पूछा, लेकिन ये कैसे संभव है? ये कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मुझे मेरी दुल्हन से मिलवा दीजिए। वो तो अब भी उसी महल में है जहां पर तुम रहते थे। राजकुमार सीधा राजकुमारी के महल में आया। उसने देखा राजकुमारी बहुत ही दुखी थी। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ पर खींच लाया है। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मार ही डाला था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब एक वैद्य, जो समझो कि ईश्वर का ही रूप था, उसने दिन रात मेरा इलाज किया और मुझे ठीक करके एक दिन अचानक गायब हो गया। मैं उसे बहुत सा इनाम देना चाहता था, परंतु वो सिर्फ मेरी एक अंगूठी ही इनाम के तौर पर लेकर गया। राजकुमारी ने वो अंगूठी राजकुमार को दिखाते हुए कहा कि क्या ये वही अंगूठी है? हाँ, परंतु ये तुम्हारे पास कैसे है? वो वैद्य मैं ही थी। ये कहते हुए राजकुमारी ने वैद्य की पोशाक और नकली दाढ़ी मूछ राजकुमार के सामने रख दिए। राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और बोला, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसी पत्नी मिली है, परंतु तुम्हारी माँ ने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरी माँ भी आपकी दुश्मन नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया था, परंतु गलती तो आपकी भी है। आपको कम से कम मुझे बता देना चाहिए था कि आपके बंदर के भेष के पीछे रहने का क्या रहस्य है, तो उस खाल की मैं पूरी तरह से सुरक्षा करती। राजकुमार ने कहा, असल में मुझे इसका मौका ही नहीं मिल पाया। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। मैंने सोचा था कि इत्मीनान से तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पर उससे पहले ही ये मुसीबत आ गई। ये एक लंबी कहानी है, तो फिर आज बता दीजिए। राजकुमार ने कहना शुरू किया, ये तो तुम जानती ही हो कि मेरे पिता भी एक बादशाह हैं और मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। आज से 1 साल पहले की बात है। मैं अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला था। तब एक हिरन का पीछा करते करते मैं काफी दूर निकल आया और उनसे बिछड़ गया। मैंने अपना निशाना लगाकर उस हिरन की तरफ तीर चलाया, परंतु वो हिरन मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने काफी दूर तक उसका पीछा किया और तब देखा कि एक तालाब के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा है। उसकी एक टांग जख्मी थी जिसमें से खून बह रहा था और पास में ही मेरा तीर पड़ा हुआ था। साधु अपना जख्म पानी से धो रहा था। मुझे देखते ही वो समझ गया कि तीर मैंने ही मारा है और वह बोला, तुम आदमी हो या बंदर? तुम में बिल्कुल भी संस्कार नहीं है।
इतना कहते ही मैं बंदर में बदल गया। उसने कहा कि जा, तू अब जंगल जंगल भटकता फिरेगा, तुझे कोई ठिकाना ना मिलेगा। मैंने उसके पांव पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। तब उसे मुझ पर दया आई और साधु ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु कम कर सकता हूँ। 1 वर्ष के लिए तू बंदर ही बना रहेगा। जब कोई लड़की तुझसे हमदर्दी करते हुए तुझसे शादी करने को तैयार होगी, तब तू अपनी सूरत में वापस आ जाएगा। अगर 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही तेरी शादी हो गई तो सिर्फ तू अपनी पत्नी के सामने ही इंसान के रूप में आ सकेगा। फिर मैं वहां से चला गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं था, अपने घर मैं लौट नहीं सकता था। 6 महीनों तक मैं जंगलों में ही भटकता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे पिता वहां पर सैर करने के लिए आए। उन्होंने मुझ पर एहसान किया और मुझे अपने साथ ले आए। इसके बाद तुम्हें मुझसे हमदर्दी हुई और फिर अपने पिता की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। बाकी सब कुछ तुम जानती ही हो। जब तुम्हारी माँ ने मेरी खाल में आग लगाई, तब श्राप को पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी बचे थे। इसी बीच बादशाह और उनकी पत्नी भी वहां पर आ चुके थे। उन्होंने राजकुमार से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और बादशाह ने कहा, राजकुमार, हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम ही हमारे बेटे हो, ये राज्य भी तुम ही संभालो। राजकुमार ने कहा, अभी तो मैं अपने पिता के पास जाना चाहूंगा, परंतु बीच बीच में आकर आपकी सहायता करता रहूंगा। बादशाह ने अपनी बेटी को विदा किया। दोनों राज परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।